पैथोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। पैथोलॉजी का हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें मतलब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड में सबसे पहली बीमारी जो होती है वो अनीमिया, मतलब खून की कमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अनीमिया को हिंदी में कहते हैं पांडु रोग, ठीक है। आयुर्वेद की भाषा में उसे पांडु रोग कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? खून की कमी, ठीक है। Definition may be defined as the state in which the blood hemoglobin level below the normal range for the patient age and sex। देखो, आदमी की उम्र, लिंग और अवस्था के अनुसार उसके जो नॉर्मल रेंज खून की होनी, हीमोग्लोबिन की होनी चाहिए, उससे अगर कम पाया जाता तो उसे अनीमिया कंसिडर किया जाता है। जैसे कि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 20-22 तक होती है नॉर्मल, बड़ों में वही, महिलाओं में 16 से 18 होती है, पुरुषों में 18 से 20 होती है। तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब अलग अलग हीमोग्लोबिन की मात्रा, उस हीमोग्लोबिन की मात्रा से अगर कम मात्रा पाई जाए तो उसे अनीमिया कंसिडर किया जाए। अब बच्चों में अगर 16 है तो सीवियर अनीमिया हो गया, क्योंकि बच्चों में 20 पाई जाती है, लेकिन अगर महिलाओं में 16 है तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। पुरुषों में 16 है तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन बच्चों में सीवियर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अनीमिया, तो अनीमिया के बारे में हम लोग क्लिनिकल फीचर्स या उसको हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में कठिनाई होना। ब्रेथलेसनेस माने क्या होता है? सांस लेने में उसे कठिनाई होगी, ठीक है। अगर अनीमिया हो गया तो उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे? ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में कठिनाई होना। पल्पिटेशन, दूर से ही हृदय की आवाज़ सुनाई देना, मतलब दूर अगर आदमी हाथ से रखेगा तो उसे धक धक की आवाज़ सुनाई देगी दूसरे आदमी को, उसे तो सुनाई देगी, दूसरे को भी सुनाई देगी। फैटिक, हमेशा थकान का बना रहना। फैटिक माने हमेशा थकान बनी रहेगी उसके शरीर में, ठीक है। हेडेक माने क्या होना? सिर दर्द होगा उसका, भाई मामूली बात है, खून की कमी होगी तो सिर दर्द होगा ही होगा। इनसोम्निया माने अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। देखो, इनसोम्निया माने अनिद्रा, नींद नहीं आएगी। देखो, कमजोरी लगेगी लेकिन उसे नींद नहीं आएगी, ठीक है। टिंटिनस, कान में टिंटिनस माने टिनिटस माने क्या होता है? टिनिटस माने कान में सीटी, ऐसा लगा कान सीटी, जैसे कभी नहीं लगता सू की आवाज़ आती कान में ऐसा लग रहा कोई सीटी सी बजा रहा होगा, ठीक है। पैरास्थेसिया एंड फिंगर एंड टोज, अंगुलियों और अंगूठों में झुंझुनाहट होगी। झुंझुनाहट मतलब झंझनाएंगी, जैसे नहीं, जब खून की कमी होती है तो खून के मरीज वाले से पूछना कि वो कहेगा डॉक्टर साहब हाथ पैर झंझना रहे हैं, तो समझो हाथ पर झुंझुनाहट होना या झंझना ही रहे, ठीक है। अंजाइना माने क्या होता है? सीने में दर्द होगा, ठीक है। मामूली बात है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो कहीं ना कहीं सीने में दर्द जरूर होगा। डिजीनस माने क्या होता है? चक्कर आएंगे उसको, देखो खून की कमी में चक्कर भी आते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ अनीमिया, पैलनेस माने क्या होता है? हाथ पैर शरीर के अंग का पीला पड़ना। ट्रकीकार्डिया, हृदय गति का बढ़ना। भाई ऑक्सीजन डिमांड कम है तो हृदय तेज पंप करेगा, जैसे शरीर की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सकते, तो कहीं ना कहीं ट्रकीकार्डिया हो जाएगा। ट्रकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट को अब बढ़ना, ठीक है। ओडिमा माने क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगी। सिस्टमोलिक मरमर, ये सिस्टोलिक मरमर कब होता है? एक प्रकार का मरमर साउंड आता है। मरमर होता है गुदगुदाने की साउंड आती है, ये इस तरह से सुनाते हैं, आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं जो कार्डियोलॉजी वही सुन पाते हैं। तो ये कब हो जाती है? ये सीवियर अनीमिया में होती है, नॉर्मल अनीमिया में ये नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके हम लोग एक नया, हमारा जो टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार दिया गया है, न्यूट्रिशनल अनीमिया। न्यूट्रिशनल अनीमिया में हम लोग पहले पढ़ते हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। इसमें क्या होता है? रिड्यूस कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स का मतलब होता है जो रक्त का प्राकृतिक कलर होना चाहिए उससे कम गाढ़ा कलर का रंग हो जाए। रिड्यूस आरबीसी, इसमें क्या होता है? आरबीसी की मात्रा अगर ब्लड में कम हो जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं कलर पे फर्क पड़ेगा। दूसरा होता है रिड्यूस एचबी कंसंट्रेशन, मतलब जो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा चाहिए थी। देखो 3 तरीके हो सकते हैं, या तो कलर इंडेक्स कम हो जाए, कलर इंडेक्स करने के, या तो उसमें आरबीसी कम हो जाए, या फिर आरबीसी है सामान्य मात्रा में, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी इज द कॉमनेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड बट इट इज हाईली प्रेविलेंस इन डेवलपिंग कंट्री। ये जो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है, न्यूट्रिशनल अनीमिया है, पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन कहाँ अधिकतर मात्रा में जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन क्षेत्र, अफ्रीका हो गया, मतलब जो अभी डेवलप पूरी तरीके से नहीं हो उनमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पाया सब जगह जाता है, लेकिन इन कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा, जैसे इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है, अपना पाकिस्तान में ज़्यादा पाया, अफगानिस्तान में पाया जाता है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। The amount of iron absorbed from the diet should be replaced by the losses from the skin, bowel and genitourinary tract। देखो, जो हम लोग आयरन, जैसा नहीं होता कि हम लोगों ने एक बार आयरन ले लिया तो आयरन वो प्रिजर्व रहता है, हमेशा हेमोलिटिक साइकिल चलती रहती है। डेली आयरन का लॉस होता है, मतलब मान लो लगभग 1 mg पर डेली लॉस होता है नॉर्मल मैन में। अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है तो उसका 2 mg या 1.5 mg या 2 mg पर डे लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं वो डाइट से मेंटेन होना चाहिए। अगर डाइट से नहीं मेंटेन हो रहा है, वैसे जो डाइट ले रही है वो महिला, तभी तो कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अलग से आयरन की सिरप क्यों दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लॉस ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आयरन की सिरप अलग से देते हैं, ठीक है।
जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दीज लॉसेज टुगेदर अबाउट 1 mg इन मैन एंड नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल बता रहे हैं, 1 mg डेली होता है लगभग, ठीक है। मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है 0.15 mg to 1 mg डेली एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम 1 mg डेली लॉसेस। मेंस्ट्रुएटिंग जो फीमेल है, जो मतलब मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, उनका क्या होता है 0.5 mg से लेकर 1 mg ज़्यादा होता है, मतलब 1.5 से लगभग 2 mg तक डेली लॉस होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन मेनली ना ड्यूडेनम एंड प्रोक्सिमल जेजुनम, कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम में होता है। ये तो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ड्यूडेनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है। ड्यूडेनम होता है, इलियम होता है, जेजुनम होता है, ये तो सब पढ़ चुके हो ना। इन प्रेगनेंसी एंड आयरन डिफिशिएंसी पेशेंट अब्जॉर्प्शन इज, देखो प्रेगनेंसी और आयरन डिफिशिएंसी पेशेंट में अगर अब्जॉर्प्शन देखें हम लोग तो उसका अब्जॉर्प्शन 20 से 30% बढ़ जाता है। आयरन फ्रॉम द डाइट कंटेनिंग घी इज़ बेटर अब्जॉर्ब देन नॉन घी आयरन। अगर हम लोग घृत के साथ, जैसे हमारे जो ले हैं, जो हमारे हैं त्रिफला, जैसे एक लोह रसायन है, लोह रसायन में हम लोग किसके साथ प्रयोग करते हैं, घृत के साथ। तो घृत के अनुपान क्या है उसका, घृत के साथ अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो बिना घृत के साथ प्रयोग किया उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन घी आयरन इज इनहेंस्ड बाई सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, शुगर एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन। देखो अगर हम लोग साथ में अगर नॉन घी आयरन है, मतलब उसमें घी नहीं मिला हुआ, कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है सिर्फ उसमें आयरन है, तो हम लोग क्या उसके साथ क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड दे सकते हैं, जैसे टाटरी कहते हैं। अमीनो एसिड्स साथ में कोई चला सकते हैं। शुगर अगर साथ में चीनी ले लें तो उसका आयरन का, और गैस्ट्रिक सेक्रेशन की वजह से भी बढ़ सकता है। आयुर्वेद मतलब अनुसार अगर हम लोग फॉर्मुलेशन देखो हमें मॉडर्न भी पढ़ना है, आयुर्वेद पढ़ना, तो हम लोग अगर मॉडर्न में देखा तो आयरन फॉलिक एसिड सिरप्स आती हैं, आयरन की टैबलेट्स आती हैं, वो तो हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम लोग अपने ग्रंथ के अनुसार पढ़ें कि आयुर्वेदिक में क्या क्या है, तो धात्री लोह और पुनर्वा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आयरन को रिप्लेस करने, पहले तो ये आयरन का लॉस करने में रोकती है। और धात्री लोह क्या करता है, आयरन सप्लीमेंट की तरह काम करता है। धात्री लोह को रिप्लेस करता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं लोह वासना पड़ी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं आयरन की डिफिशिएंसी को कम करता है, ठीक है। आयरन एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड बाय एक्टिंग मिल्क, पैनक्रियाटिक जूस, टैनिन फ्रॉम टी। अगर हम लोग जैसे गर्भवती महिलाओं को चाय डॉक्टर मना कर देता है, क्यों मना कर देता है, चाय में क्या होता है, टैनिन होता है। टैनिन कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन को डिले करा देता है, एब्जॉर्प्शन को कम करा देता है। तो गर्भवती महिलाओं को दुग्ध पान कराना चाहिए, मतलब भैंस, गाय का, वैसे तो गाय का ही दुग्ध श्रेष्ठ है, पर भैंस का दुग्ध भी पिला सकते हैं गर्भवती महिलाओं को, लेकिन चाय तो बिल्कुल देनी नहीं। चाय से क्या होता है, उनका आयरन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो हो जाता है। एक तो आयरन की वजह से भी लॉसिंग हो रही, ऊपर से तुमने स्लो कर दिया, ऊपर से तुम आयरन सप्लीमेंट भी नहीं दे रहे हो, तो तभी महिलाओं को फिर बाद में रहता गर्भवती, जब मैचुरेशन टाइम आता है, जब बच्चा होने का टाइम होता है, तो उन्हें अलग से बोतल खून की बोतल चलानी पड़ती है। अगर आप पहले से, जिस दिन से माता गर्भवती हुई है, अगर उस टाइम धात्री लोह जैसी औषधियाँ जैसे रसशास्त्र में बताई गई, वो अगर चला रहे हो, भैंसज कल्पना, रसशास्त्र भैंसज कल्पना में बताएंगे, वो चला रहे हो शुरू से, तो ये कॉम्प्लिकेशन आएगा ही नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में 65% आयरन होता है, मायोग्लोबिन में 3 से 5% आयरन होता है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। साइटोक्रोम परऑक्सीडाइज एंजाइम, ये क्या होता है, ये प्रोटॉन पंप में आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन पंप होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन पंप होता है, उसमें 0.5% होता है। लीवर, बोन मैरो और स्प्लीन में 30% होता है। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू प्लाज्मा थ्रू आउट द बॉडी, देखो ये इसका जो आरबीसी का मतलब आयरन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जा रहा है, ठीक है। 65% हीमोग्लोबिन में पाया, हीमोग्लोबिन आरबीसी है, आरबीसी पूरे शरीर में जाती है, तो प्लाज्मा और ब्लड आरबीसी के थ्रू ये पूरे शरीर में इसका विस्थापन होता है, ठीक है। अब क्या है कॉसेस, अनीमिया के कॉसेस क्या हैं, हम लोग कॉसेस को बारे में देखेंगे। When the supply of iron is inadequate for the requirement of HBC synthesis, देखो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए जो जितना आयरन चाहिए, अगर उससे कम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन डिफाइंस एनीमिया डिपेंड अपॉन वन और मोर फॉलोइंग रीजन। हो सकता है किसी को एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो उससे भी एनीमिया हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा फिजियोलॉजिकल टाइप की होगी, मतलब वो थोड़े दिन बाद अपने आप कवर हो जाएगी। लेकिन पैथोलॉजिकल टाइप की अगर होगी किसी तरीके से, हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स हो रहा है, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया और कोई बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गया, तो वहाँ पर वो पैथोलॉजिकल चला जाता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, चोट लग गई, अचानक चोट लग गई, बहुत सारा खून लॉस हो गया, कहीं ना कहीं एनीमिया हो जाएगी, तो वो एनीमिया थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। लेकिन पैथोलॉजिकल वाली हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब बताएंगे। आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है शरीर का, जैसे माता गर्भवती है तो उसकी आयरन रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं बढ़ गई है, वो नहीं पूरी हो पा रही तो एनीमिया हो जाएगा।
जो इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं तुम साथ में जैसे गर्भवती महिला, जैसे मामूली सामान्य मनुष्य है, उसे आप चाय दे रहे हो, चाय बहुत ज़्यादा पी रहा है, इसलिए मना किया था चाय कम पिया करो, चाय बहुत नुकसान करती है। चाय कहीं ना कहीं तुम्हारे आयरन अब्जॉर्प्शन को भी रोक देती है। तुम्हें मतलब अब्जॉर्प्शन चाहिए था 1 मिलीग्राम पर डे चाहिए था, 0.7 हो रहा है, 0.3 अगर 30 महीने तुम तो 30 दिन तक निकालो, कितना ग्राम हो गया, कहीं ना कहीं 3 ग्राम हो गया। 3 ग्राम आयरन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट गिर जाएगा सीधे सीधे। तो चाय के वगैरह कम पीनी चाहिए, तो चाय से भी गिर जाता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन, कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों से कम हो सकता है, उसमें से एक चाय भी है। ठीक, अब चाय याद रखेंगे तब। अगर आप लिख देंगे कि चाय में टैनिन होता है, टैनिन कहीं ना कहीं चेन, देखो समझो इस चीज़ को, मैंने लिखा सिर्फ थोड़ा है, आप समझो। इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं कम क्यों होता है? इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन कम इसलिए होता है क्योंकि चाय में टैनिन होता है। टैनिन कहीं ना कहीं आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करेगा, कहीं ना कहीं आयरन के अब्जॉर्प्शन कम होगा। आयरन का अब्जॉर्प्शन जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट है, जो बचा हुआ है वो आयरन यूज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं एनीमिया हो जाएगी। ठीक है। क्लिनिकल फीचर ऑफ अनीमिया, अनीमिया में क्या होता है? नेल स्पून शेप, ये पता नहीं, ये डायग्नोस्टिक फीचर है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, मतलब ये पता नहीं चला कि जो नेल्स होते हैं वो स्पून शेप हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं अभी तक इसके ऊपर कुछ खास मतलब निर्णय अभी मुझे तो नहीं समझ में आया, अभी मैंने जहाँ तक सर्च किया है। एट्रोपिक टंग, मतलब जीभ जो होगी वो मोटी हो जाएगी। आप देखोगे अगर कोई अनीमिया का पेशेंट देखो उसकी जीभ मोटी हो जाएगी। ठीक है। ईसोफेगस डायफेजिया, मतलब अगर कोई चीज़ निकलता है, वो अगर अनीमिया का पेशेंट देखोगे तो वो खाना वाना नहीं खा पाता है। खाना क्यों नहीं खा पाता है? उसकी डिस्फेजिया हो जाता है, मतलब निकलने में कठिनाई होने लगती है उसे। ठीक है। पेपिलोमा विल्सन सिंड्रोम, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि इसके सिंड्रोम बहुत सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, वो बताया। अगर जिसको इसके बारे में पढ़ना है सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ोगे इतना काफ़ी है आप। ठीक। स्पून शेप्ड हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीभ मोटी हो जाती है, ईसोफेगस हो जाता है, और लिख सकते हो आप साइंस। देखो क्लिनिकल फीचर्स कॉजेज लिख सकते हो, क्लिनिकल फिर साइंस क्या